लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल चाहे वो आईपीएमटी हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे एम्स हो, चाहे बिहार पीएमटी हो, चाहे यूपीसी पीएमटी हो, चाहे जो भी स्टेट पीएमटी हो, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और ये सीबीएसई के क्लास 11 में है, इवन आईएससी के भी क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, स्टेट बोर्ड में भी क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिए, उसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएगा आपसे। अगर जो क्वेश्चन नहीं हुआ इसका मतलब उसका आंसर उस क्वेश्चन बैंक में ही है और किसी बुक में नहीं है। ये भी मैं गारंटी देता हूं, आज तक पीएमटी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर, इस वीडियो को देखने के बाद और जो आपको नोट्स दिया गया है उसको पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। क्योंकि कुछ रटने वाले पॉइंट्स होते हैं जो आपके नोट्स में दिए होते हैं, वो आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन नहीं किया जाता क्योंकि उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया जाता है CO2 और वाटर में। फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड वाटर। फॉर एग्जांपल ले लो ग्लूकोज का C6H12O6, इसको ब्रेक कर दिया जाता है CO2 प्लस वाटर में और इस प्रोसेस में रिलीज होता है बहुत सारा एनर्जी। लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, इस प्रोसेस में रिलीज होता है बहुत सारा एनर्जी और ये एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ इसको तोड़ने के लिए, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए दरकार पड़ता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। ओके, अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन में कुछ खास पॉइंट्स है। वो खास पॉइंट्स क्या क्या है देखते हैं। पहली बात, इट इज अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस। इट इज अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस। इंट्रासेलुलर प्रोसेस कहने का क्या मतलब है? इट अकर्स विद इन द सेल। इट अकर्स विद इन द सेल। ये सेल के अंदर होता है। भाई ये सेल के अंदर क्यों होता है? क्योंकि इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स का दरकार पड़ता है। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, हेक्सोआइसोमरेज, फॉस्फोफैक्टोकाइनेज, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। ओके, तो ये सारे एंजाइम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? विद इन द सेल। इसलिए ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। इट इज अ एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड। इट इज अ एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। मींस इस प्रोसेस के कंप्लीशन के लिए हमको बहुत सारे एंजाइम का दरकार पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये कई स्टेप्स में फूड को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए इसको हम लोग मल्टी स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं। मल्टी स्टेप प्रोसेस। ओके, तो देखिए यहां पे रिलीज हो रहा है एनर्जी। इसलिए जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक खास बात आपको अभी जस्ट बताए हैं हम कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको दरकार पड़ता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो भी हो सकता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, इट इज अ एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। इट इज अ एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। दैट मींस चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक हो, दोनों में एंजाइम्स का प्रेजेंस होना जरूरी है। ये डिपेंड करता है कि दोनों में अलग अलग एंजाइम्स लगते हैं, लेकिन एंजाइम्स तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग जानते हैं वायरस जो होता है उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है। नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन वायरस, सो वायरसेस में नो रेस्पिरेशन।
तो अब तक हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू द रिलीज एनर्जी। Food molecules are broken down to release energy. This energy is captured in the form of ATP. Okay. Now it is a intracellular process. It is a intracellular process. That means अगर within the cell enzymatically controlled. That means इसमें बहुत सारे enzymes involved होंगे. Multi step process means बहुत सारे steps में इसका food का ब्रेकडाउन होगा। वायरसेस में एंजाइम्स नहीं होता है, इसलिए वहां पे रेस्पिरेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बीएचयू में कि वायरसेस में रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। कैटाबॉलिक, हर एक प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं। हर एक उसमें, हर एक वो रिएक्शन को कैटाबॉलिक बोल सकते हैं जिसमें ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज करे, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज करे। सेकेंड पॉइंट, complex molecule change into the simple molecule। और तीसरा पॉइंट, एनर्जी रिलीज। अगर ये 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करता है कोई भी प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिक बोल देंगे। तो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन है क्या, उसका इक्वेशन बनाते हैं। C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन इनटू 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। 686। तो देखो इसको अगर हम लोग इसका वेट कैलकुलेट करें तो कितना आएगा। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 6 एटम्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और 12 एटम्स है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो है 16 है, उसमें 6 मॉलिक्यूल है। इसको आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे अबाउट आएगा 180 ग्राम। ओके, नाउ इसी तरह CO2 और वाटर का भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। CO2 और वाटर का कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है, मेरा काम बस 180 ग्राम इसको शो करना का दरकार था। इसी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ड्राई वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज करता है, इसमें ड्राई वेट डिक्रीज करता है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नॉलेज होना चाहिए ड्राई वेट होता क्या है। तो देखो एक प्लांट लेते हैं, ये एक प्लांट है, मान लेते हैं एक प्लांट है, इसका वेट है 1000 ग्राम। इस प्लांट का वेट है 1000 ग्राम। तो इस प्लांट के बॉडी में क्या क्या होगा? इस प्लांट के बॉडी में होगा ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सब होगा इसके बॉडी में। वो पूरा होगा कितना? 1000 ग्राम। मान लेते हैं वाटर है 500 ग्राम। तो ड्राई वेट कहने का मतलब होता है वेट ऑफ प्लांट माइनस वाटर प्रेजेंट इन इट। दैट मीन्स अगर 1000 ग्राम मैंने वेट बताया और एज्यूम किया है इसमें 500 ग्राम वाटर है, 500 ग्राम वाटर है, तो वेट कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। ड्राई वेट हो गया 500 ग्राम। दैट मीन्स अगर ड्राई वेट निकालना हो तो ऑर्गेनिज्म माइनस वाटर प्रेजेंट इन इट इक्वल टू ड्राई वेट।
अगर मेरा ड्राई वेट निकालना है तो मेरे बॉडी में से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दीजिए, तो जो वेट बचेगा वो होगा ड्राई वेट। उसी तरह प्लांट का भी होता है। तो देखो ड्राई वेट में बचा क्या, वाटर को हमने पहले ही निकाल दिया है, वाटर को हमने निकाल दिया, जो वेट बचा उसको बोलते हैं ड्राई वेट। इस ड्राई वेट में आएगा ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स। तो देखिए ग्लूकोज है यहाँ पे, तो ग्लूकोज ड्राई वेट का एक पार्ट है, और ग्लूकोज का वेट जो आ रहा है ग्राम मोल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट आ रहा है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्ड इनटू CO2। CO2 जो है स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, और वाटर को हम लोग ड्राई वेट में कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इसको 0 पकड़ रहे हैं, और ये बाहर भाग गया तो प्लांट बॉडी में इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 0, और इसको तो हम लोग को लेना ही नहीं है ड्राई वेट में, तो हो गया 0। दैट मीन्स 180 ग्राम चेंज हो गया 0 में, 180 ग्राम चेंज हो गया 0 में। एक बार फिर से समझिए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई वेट का कंसेप्ट। ड्राई वेट क्या है? वेट ऑफ द प्लांट माइनस वाटर। वाटर उसके बॉडी से निकाल दीजिए, जो भी बच गया वो हो गया ड्राई वेट में। तो ड्राई वेट में आता क्या क्या है? ग्लूकोज आएगा, प्रोटीन आएगा, फैट आएगा, ऑर्गेनिक एसिड आएगा, विटामिन आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट को कंसिडर किया, दैट इज ग्लूकोज को कंसिडर किया। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट होता है 180 ग्राम। जब रेस्पिरेशन होता है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है CO2 और वाटर में। वाटर को हम लोग ड्राई वेट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू कहां चला गया? बाहर। तो इसको 0 पकड़ लिए, इसको 0 पकड़ लिए, मींस प्लांट को कितना का लॉस हुआ? 180 ग्राम का। दैट मीन्स यहां से एक बार रेस्पिरेशन हुआ तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कम हो गया। दैट मीन्स ड्राई वेट डिक्रीजेस। इसका मतलब ये पॉइंट को रेस्पिरेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। ये देखो ग्लूकोज जो है काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, और CO2 एंड वाटर ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज चेंज इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरा पॉइंट एनर्जी रिलीजिंग, यहां पे 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स इट इज अ एनर्जी रिलीजिंग पॉइंट, यानी कि तीनों पॉइंट को सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। वो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है हम लोग देखते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस जो होता है कैटाबॉलिक का रिवर्स होता है। दैट मींस वहां पे ड्राई वेट डिक्रीज किया था, तो यहां पे ड्राई वेट ऑफ प्लांट इंक्रीज करेगा। सेकेंड, वहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज इनटू द सिंपल, यहां पे रिवर्स होगा, सिंपल मॉलिक्यूल चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। थर्ड पॉइंट, वहां पे एनर्जी रिलीज हुआ था, यहां पे एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी स्टोरिंग। तो देखो एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ना है, एक है रेस्पिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 प्लस वाटर मिलके बनाता है C6H12O6। ओके, और इस प्रोसेस के लिए दरकार पड़ता है सनलाइट का। सनलाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहला पॉइंट, CO2 लिया कहां से? एटमॉस्फेयर से। CO2 लिया कहां से? एटमॉस्फेयर से। वाटर लिया कहां से? सॉइल से, बाय मींस ऑफ रूट। एनर्जी ले रहा है कहां से? सनलाइट से। और बना रहा है कहां से? क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मींस 180 ग्राम का गेन हो रहा है। वेट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना? 180 ग्राम। दैट मींस एटमॉस्फेयर से लिया CO2, सॉइल से लिया वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाया क्या? ग्लूकोज।
अब ये ग्लूकोज का वेट हो रहा है 180 ग्राम। दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, ड्राई वेट का गेन हो रहा है। दैट मीन्स यहां ड्राई वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया कि ड्राई वेट इंक्रीजेस। दूसरा बात, यहां पे देखिए सिंपल मॉलिक्यूल है, CO2 और वाटर जो है दोनों सिंपल मॉलिक्यूल है और चेंज हो रहा है किसमें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। दैट मीन्स सिंपल मॉलिक्यूल इज चेंज इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे सनलाइट जो है स्टोर हो रहा है, सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा इसके डिटेल्स में। ओके नाउ, तो अब तक बात कर लिए थे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उस फूड मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके एनर्जी देता है। जो भी फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके एनर्जी देगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। दैट मीन्स द फूड मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो क्या सकता है? इट मे बी carbohydrate, it may be protein, it may be fat, it may be organic acid, it may be carbohydrate, carbohydrate हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उस बेसिस पे रेस्पिरेशन को दो भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन सा? दो टाइप्स का बांट दिया गया है। एक को बोला गया फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एक को बोला गया फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरे को बोला गया प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है हमेशा प्रोटीन होता है। दैट मीन्स व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? अगर पूछे, द रेस्पिरेशन इन विच प्रोटीन इज मेटाबोलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। वह रेस्पिरेशन जिसमें प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो टू रिलीज एनर्जी, उसको बोलेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो फ्लोटिंग में क्या होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो भी कुछ बच गया, तो यहां पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, बट नेवर प्रोटीन नहीं हो सकता है। ओके, ये था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नाउ अब बोलते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑक्सीजन यूज हो रहा है कि ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, दो टाइप का होगा। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दोनों में होता क्या है। एरोबिक में C6H12O6 changed into C6H12O6 is changed into CO2 plus water, releasing 36 और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। कब 36 होगा, कब 38 होगा, ये हम लोग बाद में बताएंगे, बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेंज हो गया CO2 वाटर में, 36 38 ATP बनाया।
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, C6H12O6 चेंज इनटू इथाइल अल्कोहल C2H5OH और रिलीज करता है CO2, और यहां पे ऑक्सीजन नहीं लगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला, ऑक्सीजन यूज्ड, ऑक्सीजन नॉट यूज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहां पे सिर्फ 2 ही एटीपी बनता है, यहां पे सिर्फ 2 एटीपी बनता है, ओनली 2 ATPs आर प्रोड्यूस्ड। यहां पे 36 या 38 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दैट मींस CO2 को अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है, वो एंड प्रोडक्ट है। अब हम लोग CO2 को फर्दर ब्रेक करके अपने बॉडी में एनर्जी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इथाइल अल्कोहल को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है और उससे एनर्जी लिया जा सकता है। क्यों? इथाइल अल्कोहल ड्रिंकर्स लेते हैं, एनर्जी तो मिलता ही है, तभी तो लेते हैं, तो इथाइल अल्कोहल से एनर्जी मिलेगा। दैट मींस यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यहां पे होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ओके। और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं रिलीज होता है। These are the main difference। तो फिर से बताता हूं, व्हाट इज एरोबिक? एरोबिक वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, एनारोबिक वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है, रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो है CO2 और वाटर होता है, और 36 या 38 ATP होता है। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल होता है या CO2 प्लस CO2 होता है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 होता है, और प्लस 2 ATP। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है। अच्छा, ये होता कहां पे है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ये था डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक और एनारोबिक। नाउ डिटेल्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का डिटेल पढ़ेंगे, भाई क्या क्या होता है। सबसे पहले जो स्टेप होता है, सबसे पहले उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर उसके बाद फूड का ब्रेकडाउन होता है लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को हम लोग पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर आता है लिंक रिएक्शन, फिर आता है क्रेब्स साइकिल, फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम लोग आइए देखते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसका साइट कहां पे है? ये होता कहां है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। भाई ये साइटोप्लाज्म में होता क्यों है? रीजन क्या है साइटोप्लाज्म में होने का? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका साइट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस का साइट जो है वो साइटोप्लाज्म। सेकेंड पॉइंट, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं या